हेलो बच्चों, आज हम एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक के आधार पर हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग को जानेंगे। हमारी पहली स्थिति जो बन रही है हमारी यहाँ पर अनंत लंबाई की एक चालक तार हमारे पास है। उस चालक तार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये जानने के लिए हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे और तब मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में ये बीच में जो है ना, ये बीच में ये हमारा वायर है, ये हमारा तार है जिसमें प्लस आवेश आवेशित है, दिखाई दे रहा है इसमें। इसको यहाँ पर डॉट किया, यहाँ डॉट किया हमने, इसका मतलब इसका विस्तार, ऐसी अवस्था में हम इसको अनंत विस्तार का कह रहे हैं। ठीक है ना। इसका ये हिस्सा हमारे सामने पड़ रहा है, तो इस हिस्से का इतना ही, इस हिस्से का जो सामने पड़ रहा है हमारा, इस हिस्से के द्वारा ही हम मान निकालने का इसका प्रयास करेंगे। और इस तार के हम जानते हैं जब हमें गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करना है तो गॉस की अवस्थाएं यहाँ पर लानी पड़ेंगी। वो अवस्थाएं क्या होती हैं भाई? हमें एक आवेश चाहिए और एक काल्पनिक पृष्ठ चाहिए जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जो उस आवेश को पूर्णतः घेर दे। तो इन दोनों अवस्थाओं की स्थिति हमारे पास जब होगी तभी हम गॉस प्रमेय की अवस्थाओं को ला सकते हैं, उसकी बात हम कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम प्रयास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने गॉस का अनुप्रयोग करना है, गॉस की अवस्थाएं लानी है। तो इसलिए हम इस तार के, जो हमारी अनंत विस्तार की तार है, इस तार के आवेश को घेरे हुए एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना भी करनी पड़ेगी। एक पृष्ठ का हमें आभास करना पड़ेगा जिससे हम गॉसियन पृष्ठ कह सकें। तो वैसे ही करते हैं यहाँ पर, हम ये कराया हमने यहाँ पर। इस तार में इसके इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमको एक बिंदु P मिल रहा है। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P से होता हुआ हमने इसको घेरे हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, जिसकी आकृति यहाँ पर कैसे बन रही है? हमारी बेलनाकार बन रही है, जिसमें ये पृष्ठ हमारा वक्रीय पृष्ठ है। एक तल ऊपर से बन रहा है हमारा, एक तल नीचे से बन रहा है। दो सतहें सपाट हैं इसमें और एक वक्रीय पृष्ठ हमें मिल रहा है। ठीक है ना। इसका नाम हमने दिया है, ये पृष्ठ जो बन रहा है हमारा सवार सपाट पृष्ठ, इसे हम S1 बोल रहे हैं। इसका एरिया हमारा S2 है और इसका एरिया हमारा S3 है। और इसकी लंबाई जो हमने माना है काल्पनिक पृष्ठ, इसकी लंबाई स्मॉल l है। ठीक है ना। और जो हमारा आवेश है ना, आवेश के चारों ओर एक दायरा बनता जानते हैं हम, उससे तीव्रता उत्पन्न होगी हमारी। उस तीव्रता की दिशा हमारी V प्लस आवेश है, तो बाहर की तरफ हम E दिखा रहे हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर एक नई चीज़ भी चाहिए, जो होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। एक नया नाम हमारा रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है? किसी भी रेखीय चालक में उपस्थित आवेश तथा उस चालक की लंबाई का अनुपात, उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। उस रूप में जो हमारा सूत्र बनेगा यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व, शो करते हैं इसको हम लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू, माना इस संपूर्ण तार का, जो तार हमारा बन रहा है ना, उस तार का आवेश कैपिटल Q है और कुल लंबाई इसकी L है। तो ये सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है हमारी, हम पूरे का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम एक हिस्से का मान निकाल रहे हैं। माना इस हिस्से में जो आवेश हमारे हैं वो आवेश कैपिटल Q ना होकर स्मॉल q है, ये मान लेते हैं। और लंबाई जो हमारी है, लंबाई कितनी है इसकी? L है, स्मॉल l। ऐसी अवस्था में गॉसियन पृष्ठ से घिरे तार का रेखीय आवेश घनत्व इस अनुसार क्या हो जाएगा? हमारा सिंबल तो हमारा लैम्डा ही बनेगा, लेकिन जो मान आएगा हमारा स्मॉल q अपॉन स्मॉल l से हम इसे डिनोट करेंगे। इसे हम एक मान लेते हैं, ये हमारा खास सूत्र बन जाएगा। एक तो हमारा ये बन गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? हमें यहाँ पर अवस्थाएं निकालनी है। इस स्थिति में हम जानते हैं, जब हमने गॉस थ्योरम की थी तो हमने फ्लक्स निकाले थे। ठीक है। तो यहाँ हमारे जो पृष्ठ बन रहे हैं, पृष्ठ यहाँ पर तीन बन रहे हैं हमारे। एक पृष्ठ ऊपरी सतह है जिसे हम S1 बोल रहे हैं, एक निचली सतह जिसे हम S2 बोल रहे हैं, एक वक्रीय जिसे हम S3 बोल रहे हैं। इन तीनों सतहों में हम मानते हैं, माना कोई लघुखंड, और उस लघुखंड से गुजरता हुआ हम फ्लक्स निकालेंगे और उसके थ्रू हम बड़े का मान निकालेंगे। बड़े पृष्ठ का एक लघुखंड लेना है हमने, उसका मान निकालना है कि उसमें फ्लक्स कितना जाएगा हमारा। उसके थ्रू हम उस पूरे पृष्ठ का मान निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे? हम करेंगे उस छोटे खंड के फ्लक्स का समाकल, इंटीग्रल।
जैसे मैंने पीछे किया था। तो यहाँ पर देखिए, पहले चलते हैं इसमें, करते हैं इसमें। तो जो हमारी स्थिति बन रही है यहाँ पर, पहला बात करेंगे हम इसके लिए क्या करा हमने, हमें लघुखंड मान लिए इसमें। माना S1 का एक लघुखंड हमारा क्या है, DS1। पृष्ठ हमारा ऐसा रहेगा, तो यहाँ खंड माना तो मुंह कहाँ रहेगा इसका, फेस इसका ऊपर की तरफ रहेगा। दिशा इसकी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ये देखो हमने दिखा दिया इसको, जो इसका S1 का DS1 है, इसका चेहरा ऊपर की तरफ है। इसी तरह से S2 का DS2 हमने यहाँ पर माना है, चेहरा इसका ये नीचे है ना, नीचे, तो ये कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा हमारा। ठीक है, जो ऊपर है वो ऊपर की तरफ, जो नीचे है वो नीचे की तरफ रहेगा हमारा। बाकी बीच में जो हमारा वक्रीय है, इस वक्रीय अवस्था में यदि यहाँ पर हम एक खंड ले लें, उसका मुंह किस तरफ होगा हमारा, इस तरफ होगा। तो ये ले लिया हमने, यहाँ पर एक खंड लिया, इसमें जो हमारा S3 है, यहाँ जो हमने खंड लिया वह खंड इस बिंदु P को घेरे हुए लिया है हम, और उसकी दिशा हमने सामने दिखा दी है, DS3। तो DS1, DS2, DS3 क्रमशः S1, S2, S3 पृष्ठों के लघुखंड हैं। ठीक है ना, बाकी तीव्रता हमारी E है। अब हम इन सभी खंडों से, लघुखंडों से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालने का प्रयास करेंगे, और उसके थ्रू हम बड़े का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए, पहले बात करते हैं हम S1 के लिए। तो S1 के लिए लघुखंड खंड से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d∅1, 1 के लिए 1 लिया हमने, d∅1 इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। E दोनों में सेम, E सब में सेम रहेगा हमारा, ये मान लिया उसको। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, बराबर E DS1 cos थीटा, ये जानते ही है, तो बताया था पीछे मैंने। ठीक है, ये वेक्टर रूप हमारा है, ये प्लेन रूप बन गया हमारा। ठीक है, तो ये तो मान हमारा लघुखंड का मान है, मतलब d∅1 इक्वल टू E DS1 cos थीटा, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, जो एक लघुखंड का मान है। अब हमने इसके थ्रू निकालना है बड़े का मान। बड़ा क्या है हमारा इसका, इस DS1 का बड़ा क्या है हमारा, S1। तो हमें इस S1 की सीमाओं के लिए इस d∅1 का करना पड़ेगा इंटीग्रल। तो हमें क्या मिलेगा, इस S1 से गुजरने वाला फ्लक्स मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे अतः S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, जो फ्लक्स रहेगा हमारा, जिसे बोलेंगे हम ∅1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ S1, लिमिट हमारी S1 है, इसकी रेंज S1 है, ऑफ d∅1। लघुखंड का इंटीग्रल देगा हमको बड़ा मान, नंबर 3। ठीक है ना, अब देखिए 3 तो हमें मिल गया, इस 3 को हमने सॉल्व करना है अब। तो समीकरण 3 से मिलेगा हमको, इंप्लाइज दैट जो हमारा ∅1 रहेगा वो बन जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल S1, इसका मान हम यहां से पुट करेंगे तो मिलेगा हमको E DS1 cos थीटा, ये मिल गया। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर, ये इसको हमने नंबर यहां पर 4 मान लिया। इस 4 में देखते हैं हम, हमें यहां पर कोण थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हमें देखना है कोण थीटा कहां बनेगा, ये कोण जो थीटा बनेगा ये E और DS1 के बीच बन रहा होगा। E कहाँ है हमारा, E ये है, DS1 कहाँ है हमारा, DS1 ऊपर की तरफ है। तो कोण क्या बन रहा है इनके बीच में, कोण 90 बन रहा है। ऐसी अवस्था में चूंकि E व DS1 के बीच कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अतः cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 के लिए, हम जानते हैं इसका मान 0 होता है, के लिए समीकरण 4 से इसका प्रयोग करते हैं हम। कोण हमारा ये है
और cos 90 का मान 0 होता है, इसका प्रयोग किया हमने यहाँ पर, तो ये बन गया phi1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 e ds1 cos 90 डिग्री implies that phi1 इक्वल टू 0। इसको आप नंबर 5 मान लेंगे। ठीक है भाई, तो यहां हमने केवल इस कोण की अवस्थाओं को रखा, तो यहां पर जब 0 आ जाएगा तो सभी का गुणा 0 से करने के पश्चात हर पार्ट का मान यहां पर 0 हो जाएगा, phi1 0 आ गया। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 2, कौन सा वाला पार्ट, S2 वाला पार्ट लिखेंगे हम इसी प्रकार। फाई नहीं, S2 के लिए हमने यहां पर लिख दिया इसी प्रकार, मतलब जो स्थिति हमने पीछे की है वही अवस्था मैंने यहां पर करनी है, तो हमने सारा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर उस S2 के मेन पार्ट को हम यहां पर रखेंगे। ऐसी अवस्था में जो हमारे phi2 मिलेगा, phi2 इस S2 के लघुखंड से गुजरने वाले फ्लक्स के इंटीग्रल से प्राप्त होगा। जैसे यहां मिला था हमको, हम यहां पर सीधे कर देते हैं। यहां पर phi2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ S2 e ds2 cos थीटा। यहां भी देखिए ये मिला हमको, यहां भी जो कोण बन रहा है हमारा, e इस तरफ है, ds2 इस तरफ है, कोण कितना बन रहा है इसके बीच में, कोण 90 बन रहा है। ऐसी अवस्था में लिखेंगे यहां पर implies that phi2 इक्वल टू 0। नंबर 6 मान लिया। क्यों हुआ ये, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तथा cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, इसका हमने प्रयोग किया यहाँ पर। phi1 आ गया हमारा, phi2 आ गया। अब बारी है हमारी phi3 की। दोनों इस सपाट थे, एक हमारा वक्रीय बन रहा है, तो वक्रीय जो पृष्ठ बन रहा है हमारा उसके लिए मान निकालेंगे हम। तो यहां इसी प्रकार नहीं होगा, यहाँ दोनों सेम आकृतियां थी तो हमने इसी प्रकार लिख दिया था, लेकिन यहाँ इसी प्रकार नहीं होगा, यहाँ हमें अवस्थाएं दिखानी पड़ेंगी क्योंकि अवस्था जो बन रही है हमारी इनसे डिफरेंट है, भिन्न है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें S3 के लिए, S3 के लिए जो हमारा phi3 रहेगा वो रहेगा क्लोज्ड इंटीग्रल S3 ऑफ d phi3, जिसे हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल S3 ऑफ e ds3 cos थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां जो हमारा चित्र में कोण है, जो हमारा कोण, ये कोण यहां पर e और ds3 के बीच बनेगा। e कहां है, यहां, ds3 कहां है हमारा यहां। ऐसी अवस्था में दोनों कैसे हैं, ऐसे हैं, एक के ऊपर एक। तो यहां जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है दोनों के बीच में, कोण 0 बन रहा है। ऐसी यहां कोण 90 था, यहां कोण 0 बन रहा है, तो कोण 0 के लिए हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखते हैं, यहां पर चूंकि E तथा ds3 के बीच कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये में दिया हुआ है। ठीक है, अतः cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 के लिए, इसके लिए रखते हैं मान इसमें, तो मिलता है हमको यहां पर phi3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 e ds3 cos 0 डिग्री इक्वल टू S3 e ds3, क्योंकि ये तो हमारा 1 हो गया, ये पार्ट बच गया। अब इन दोनों में जो हमारी ये E और ds3 है, इसमें E कांस्टेंट है, इसका मान बदल नहीं रहा है, हर जगह ये अवस्था समान तरह की बन रही है। लेकिन ds3 जो बन रहा है हमारा, इस S3 का एक लघु पार्ट है जिसकी स्थिति लगातार बदलती रहेगी। S3 का एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, कई सारे पार्ट बन जाएंगे हमारे। तो जिस राशि का मान बदल रहा होता है उसी का होता है इंटीग्रल, जो नियत रहती है उसका इंटीग्रल नहीं होता,
उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ई कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेंगे और ये बन जाएगा फाई 3 इक्वल टू ई क्लोज्ड इंटीग्रल S3 ऑफ DS3। इसको आप नंबर 7 मान लेंगे। और जो हमारी नंबर 7 है, इस नंबर 7 में ये वाला पार्ट मिल रहा है हमको, ये वाला पार्ट जो है, जिसे जो है हमारा समीकरण 7 में क्लोज्ड इंटीग्रल S3 DS3 बराबर क्या, हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली इस DS3 का इंटीग्रल हम जानते हैं, जब भी हम किसी छोटी राशि का करते हैं इंटीग्रल तो हमें उससे उसका बड़ा मान मिलता है। छोटी का इंटीग्रल, बड़ा मान किसका, जिस मान का वह छोटा रूप रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा ये DS3 है, तो ये DS3 किसका लघु रूप है, S3 का लघु रूप है। इसका मतलब इसका यदि कर दें हम इंटीग्रल तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर S3 मिलना चाहिए। तो यहाँ मिलेगा हमको S3। लेकिन ये जो S3 ये क्या है, ये जो S3 है ये इस वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH। 2 पाई RH जानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर H क्या है, H यहाँ पर L है, अतः यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई RL। अतः बराबर 2 पाई RL, चूंकि H इक्वल टू L। इसको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये मान रखते हैं यहाँ पर तो मिलता है हमको, अतः समीकरण 7 से हमें मिलेगा फाई 3 इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। ये मान रख दिया इसको, ये नंबर बन गया हमारा नंबर 8। ठीक है ना, तुमने 8 में फाई 3 का मान निकाल दिया। तो हमारे यहां पर 3 पृष्ठ थे, इस गॉसियन पृष्ठ की 3 सतहें थी हमारी, 2 प्लेन और 1 वक्रीय, है ना। तीनों के हमने मान निकाल दिए यहां पर। अब यदि हम पूरे का मान निकालना चाहें तो ऐसी अवस्था में इस पूरे पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा, उस फ्लक्स का मान इन सभी पृष्ठों के फ्लक्सों के योग से प्राप्त होगा। अतः हम इसके परिणामी फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए तीनों फ्लक्स को जोड़ देंगे जो तीनों सतहों से मिला है हमको। नीचे लिखेंगे अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई जो आएगा हमारा, फाई इसे बोलेंगे हम फाई ई, ये जो हमारा फाई, इस फाई का मान फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इसको आप नंबर 9 मान लेंगे। समीकरण 9 में समीकरण 5, 6 तथा 8 के मान रखने पर मिलेगा हमको फाई ई इक्वल टू 0 प्लस ई इंटू 2 पाई RL। हमें ध्यान रखना है ना, जहां जिसका मान जो आया है उस सीक्वेंस में रखना है उसको हमने। पहला हमारा फाई 1 है, उसका मान 0 है, दूसरा फाई 2 0, तीसरा फाई 3। ये implies that फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL। ये हमारा फाई है नंबर 10। तो समीकरण 10 से हमने यहां पर फाई का मान निकाल दिया, है ना। तो गॉस के अनुसार जो स्थिति बनेगी, हम गॉस के अनुसार की अवस्थाओं से
फाई निकालेंगे और अपने फाई जो हमने यहाँ पर फाई मिला है इसकी तुलना करेंगे उससे, तब हम ई का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमारा हम जानते हैं चूंकि गॉस प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको आप नंबर 11 मान लें। इस समीकरण नंबर 1 से मिलने वाले आवेश के मान को हम वहां पर रखकर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों की मात्रा को निकालने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से Q इक्वल टू लैम्डा एल, अतः समीकरण 11 में मान रखने पर रखते हैं मान, तो मिलता है हमको फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 12 बन गया। तो जो फाई ई गॉस के अनुसार मिला हमको क्या मिला, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सूत्र को और 10 वाले सूत्र को, जो दोनों अवस्थाएं हमको इन अवस्थाओं से ही मिली हैं, अतः दोनों फ्लक्स को हम समान मानेंगे, अतः दोनों के मान समान होंगे। इसलिए समीकरण 10 व 12 से मिलेगा हमको E 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से कट गया एल और यहां मिल गया हमको इंप्लाइज दैट E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नंबर 13 मान लेंगे। नंबर 13 जो है हमारा मान आ गया है, वैसा ई का मान है, आ गया है मान, लेकिन हम इसको व्यवस्थित करते हैं। इंप्लाइज दैट मिलेगा हमको ई इक्वल टू, मैंने यहां पर बांट दिया है इसको, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया और लैम्डा अपॉन आर अलग कर दिया, ऐसे कर दिया। यहां पर जानते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था ना, इसमें यहां पर 4 था, यदि यहां पर 4 आ जाए तो हम इसके पूरे मान को रख सकते हैं, जानते हैं इसका मान क्या होता है पूरा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 लाने के लिए 2 से गुणा भाग कर लेते हैं यहाँ पर, तो मिलता है हमको यहाँ पर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। नंबर 14। तो ये हमारा ऐसी अवस्था के लिए तीव्रता का व्यंजक है जो समीकरण नंबर 13 और 14 से प्राप्त हो रहा है। चाहे इससे लीजिए चाहे इससे लीजिए, दोनों से मान हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना। इन सूत्रों में जो देखते हैं हम, यहां L कहीं नहीं है, देखो L की अवस्था कहीं नहीं है, अतः यह तीव्रता जो मिल रही है हमको लंबाई पर निर्भर नहीं करती। डिपेंडेंसी कब होती है हमारी किसी राशि की, कि जब उस राशि के सूत्र में वे राशियां उपलब्ध हों। जो यहाँ राशियां होंगी हमारी, उस राशि पर यह डिपेंड करेगा। यहाँ L नहीं है, अतः ये तीव्रता इस लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड करती है किसमें, R में। R क्या है हमारा, उस बिंदु की दूरी जहां हम मान निकालना चाह रहे हैं। ये तो हमारा नियत है, लैम्डा नियत है, और ये नियत, जो राशियां नियत रहती हैं उनमें डिपेंड नहीं करता, वो तो बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी हमारी। लेकिन जो राशियां बदलती रहती हैं उनके बदलने पर इस तीव्रता के मान में बदलाव होगा। अतः वह राशि कौन सी है हमारी, केवल R है। अतः यह तीव्रता R पर डिपेंड करती है। समीकरण 14 से हमें मिलेगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इस अवस्था में तीव्रता बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। लंबाई पर नहीं। ठीक है, लंबाई पर नहीं, लंबाई यहां पर है ही नहीं हमारी, डिपेंडेंसी नहीं।
ठीक है ना। तो ये हमारा पहला अनुप्रयोग था। मैंने इस ढंग से बताने का प्रयास किया है आपको इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको सरल भाषा में, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से इसे कर लें। जो मैंने थ्योरी बोली है उसको आप थ्योरेटिकल रूप में यहाँ पर अपने आप राइटिंग करेंगे। जो मैंने थ्योरी बोली है ना, उस थ्योरी, जैसे यहाँ हमने कहा है कि हमने ये लिया, ये माना, ये माना, जो भी हमने माना है, जो भी लिया है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कहा जरूर है। तो उन सभी अवस्थाओं को आप लिखेंगे, राइटिंग करेंगे, और तब इस डेरिवेशन को साथ साथ उसके ऐड करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। तो कुछ प्रयास आपको भी करना चाहिए। आप बड़ी क्लासेस में हैं, बड़ी कक्षाओं में हैं, तो इन कक्षाओं में आपको स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास के आपका काम नहीं बन पाएगा। तो आप प्रयास कीजिए। मैंने कह दिया है, चाहे आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको अवश्य ही चल जाएगा पता क्या मैंने कहा है, क्या नहीं कहा है। और ऐसी स्थिति को समझकर आप उसको राइटिंग करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको अवश्य लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट यदि होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य आप राइटिंग करें। ये इसका एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, जो इसी मेरे चैनल में है। उसका लिंक मैं आपको साथ में भेज दूंगा, तो चाहे आप इसको देखें, साथ में उसको भी देखें, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। उसमें तरीका दूसरा है, ये तरीका दूसरा है। दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों एक नहीं है। अतः दोनों को देख के आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। ओके।